विद्यार्थी मित्रों, 11th इकोनॉमिक्स में हम प्रकरण 9 राष्ट्रीय आय की चर्चा कर रहे हैं और आज हमने टॉपिक लिया है राष्ट्रीय आय का माप, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय के माप के बारे में हम चर्चा करें तो राष्ट्रीय आय का माप अर्थात राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय को अलग अलग परिभाषाओं के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। आपने देखा कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा में सामान्य परिभाषा, मार्शल के अनुसार परिभाषा, उसके बाद प्रोफेसर पीयू के अनुसार परिभाषा, फिशर के अनुसार परिभाषा, ऐसे अब अलग अलग परिभाषाओं में आपने इसका अभ्यास किया। अब राष्ट्रीय आय की विभावना के 3 अर्थ होते हैं। इन्हीं 3 विभावनाओं के या इन्हीं 3 जो इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो इस तरह से अगर आपसे आप बताएं कि राष्ट्रीय आय का माप करने की पद्धति कौन सी है, तो मुख्य 3 पद्धतियां प्रचलित हैं। पहली पद्धति है उत्पादन की पद्धति, दूसरी है आय की पद्धति और तीसरी है खर्च की पद्धति। अब हम एक एक पद्धति के बारे में विस्तृत समझेंगे। और पहला है उत्पादन की पद्धति। तो जैसा कि हमने परिभाषा में देखा कि राष्ट्रीय आय की गणना करने में प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा ये उत्पादन पर आधारित है और उनके अनुसार वर्ष के दौरान देश में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में अंतिम स्वरूप की वस्तुओं, यहाँ पर दिया गया है, तो कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के अंतिम स्वरूप की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो प्रोफेसर मार्शल ने उत्पादन पर भार दिया है, इस वजह से उनकी उत्पादन लक्ष्य परिभाषा है। और जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी, राष्ट्रीय आय का माप किया जाएगा, तब इसमें उत्पादन पद्धति में इनकी व्याख्या को ध्यान में लिया जाता है। यहाँ पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में उत्पादन का जो जत्था है या जो भंडार है, तो उनमें बाजार कीमत का गुणा करने पर जो मौद्रिक मूल्य निकाला जाए वही राष्ट्रीय आय कही जाती है। वस्तु एवं सेवाओं के इस मौद्रिक मूल्य का योग ही राष्ट्रीय आय की गणना के रूप में लिया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं इसके अंदर। तो महत्वपूर्ण बातों में अगर आप देखें तो पहला है कि अर्थतंत्र का अलग अलग क्षेत्रों में वर्गीकरण। अब इसमें क्या होता है कि अर्थतंत्र को कृषि क्षेत्र के अनुसार, उद्योग क्षेत्र के अनुसार, सेवा या खनन, निर्माण कार्य, मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार, परिवहन, दूरसंचार, बैंकिंग, शिक्षा, ऐसे अनेक क्षेत्रों में इसमें वर्गीकृत कर दिया जाता है। पूरे क्षेत्र को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है और फिर प्रत्येक क्षेत्र से जितना उत्पादन होता है उस उत्पादन के मूल्य को या उसके आर्थिक मूल्य के ऊपर से उसकी गणना कर ली जाती है। दूसरा है कि वस्तु या सेवा का चयन। यहाँ आपको बताना है कि अर्थतंत्र में अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादित सिर्फ अंतिम उपभोग की वस्तु, यानी जो उपभोग के जिस पर कोई प्रक्रिया बाकी ना हो, ऐसी अंतिम उपभोग की वस्तु और सेवाओं की ही गणना में लिया जाता है। और जैसे मध्यस्थी उपयोगी वस्तुओं को गणना में ध्यान में नहीं लिया, यानी कोई वस्तु में प्रोसेस होना बाकी है, तैयार नहीं है, तो उसको हम गणना में नहीं लेंगे। तीसरा मुद्दा है कि गृहिणी के गृह कार्य की सेवा। अब घर के अंदर हमारी माताएं हैं, काम करती हैं, तो जो गृहिणी गृह कार्य करती है वह सेवा बाजार में उसका मूल्य नहीं है और इस वजह से उसका मौद्रिक मूल्य में मापना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए गृहिणी के द्वारा घर में किया गया कार्य राष्ट्रीय आय में गणना में नहीं लिया जाता है। तो आपका इसका एक ही वाक्य बताना है या एक बताना है कि गृहिणी के गृह कार्य की सेवा को राष्ट्रीय आय में नहीं लेते हैं क्योंकि इसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं निकलता है, इस वजह से। फिर उसके बाद है स्व उपयोग। अब स्व उपयोग में आप समझाएंगे कि स्व उपयोग के लिए उत्पादन की गई वस्तुएं बाजार में बिकने नहीं जाती हैं। जैसे कार की कोई कंपनी है और उस कार के कंपनी के मालिक अपने लिए कार का उत्पादन करें तो वो कार बाजार में बिकेगी नहीं, वो उनके निजी उपयोग में उसका उपयोग किया जाएगा, इसलिए उसका मुद्राकीय मूल्य नहीं आंका जा सकता है, इसलिए उसे भी राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं लिया जाता है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखें कि भारत में किसानों के स्व उपयोग के लिए रखे गए अनाज को अपवाद गिना गया है, यानी उसको राष्ट्रीय आय में गिना जाएगा। अगर किसान जो है उत्पादन कर रहा है कृषि का,
उसमें से वो अपने लिए अनाज उत्पन्न कर रहा है तो उसको राष्ट्रीय आय में गिनेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि स्व उपयोग की वस्तुओं को या स्व उपयोग के लिए उत्पादित वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में ध्यान में नहीं लिया जाता, परंतु इसका अपवाद क्या है? तो इसका अपवाद है किसानों के द्वारा स्व उपयोग के लिए उत्पन्न किए गए अनाज, उसको ध्यान में लिया जाता है। फिर आता है संरक्षण और पुलिस। अब संरक्षण और पुलिस की सेवाएं, इनकी कोई बाजार कीमत नहीं होती है, सरकार के द्वारा दी जाने वाली सेवा है ये सेवाएं बाजार में नहीं बिकती हैं। इसके बावजूद भी इसे राष्ट्रीय आय की गणना में लिया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आरोपित भाड़ा। अब आरोपित भाड़ा, पहले तो देखेंगे आरोपित भाड़ा है क्या, कि आप जिस मकान में रह रहे हैं उस मकान को अगर दूसरे को भाड़े पे दिए होते तो आपको कितना भाड़ा मिलता। आप फिलहाल उसी मकान में रह रहे हैं, लेकिन एक हम अंदाज करते हैं कि अगर हम उस मकान में ना होते और हम किसी को भाड़े पर दिए होते तो उस मकान पर कितना भाड़ा मिलता। तो जो उसमें कीमत निश्चित हुई भाड़े की कि भैया हम यहाँ इस मकान में नहीं होते तो 10,000 भाड़ा हमको मिलता, तो 10,000 रुपया जो है वो आरोपित भाड़ा कहा जाएगा। इम्प्यूटेड रेंट कहते हैं इसको। तो इसका मूल्य राष्ट्रीय आय की गणना में लिया जाता है। तो आरोपित भाड़ा यानी कि हम जिस मकान में रहते हैं उस मकान को यदि भाड़े पर दिया गया होता तो जितनी रकम मिलने वाली थी उस रकम को हम आरोपित भाड़ा के रूप में लेंगे ध्यान में, और उसको राष्ट्रीय आय में गिना जाएगा। उसके बाद आता है दोहरी गणना। अब दोहरी गणना भी समझिए कि दोहरी गणना को यहाँ राष्ट्रीय आय में उसको टालना चाहिए, उसकी गिनती नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय आय के उत्पादन की गणना दोहरी गणना को दूर करके राष्ट्रीय उत्पादन को गिना जाता है। जब राष्ट्रीय उत्पादन में किसी एक वस्तु का मूल्य एक से अधिक बार गिना जाए तो दोहरी गणना हो जाती है, और इस दोहरी गणना से बचना चाहिए अगर सही राष्ट्रीय आय की आवक गिनना है तो। यदि राष्ट्रीय उत्पादन में वर्ष दौरान उत्पादन हुए लोहे का मूल्य में और उससे बने यंत्र के मूल्य दोनों की वस्तुओं को मौद्रिक मूल्य गिना जाए तो गणना दोहरी हो जाएगी, क्योंकि हमने लोहा का भी उसका कीमत निकाल लिया कि लोहे का उत्पादन कितना हुआ और उसी लोहे से बने हुए यंत्र की कीमत निकाल लिया, तो हमने एक ही वस्तु की 2 बार गणना कर लिया। तो ये दोहरी गणना है, इस गणना से बचना चाहिए या इस गणना को ध्यान में नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से आप देखें कि यंत्रों के मूल्य में लोहे का मूल्य समाया हुआ है, इसलिए दोहरी गणना हो गई। तो इसलिए यदि लोहे का मूल्य भी गिनेंगे और यंत्रों का मूल्य भी गिनेंगे तो ऐसे में लोहे के मूल्य की गणना 2 बार हो गई। तो ऐसी दोहरी गणना को दूर करने के लिए उपाय बताया गया है, और वो दोहरी गणना के उपाय के लिए पहला उपाय है कि सिर्फ अंतिम वस्तु का मूल्य गिनना। यानी जैसे हम लोहे की बात करें तो अगर हम लोहे की कीमत ना गिने बल्कि हम सीधा यंत्र की कीमत गिन लें, तो जैसे लोहा मान लो हमको जो है 10,000 रुपये में पड़ा और उसका जब यंत्र बनाया तो हो गया 15,000 रुपया, तो हम 10,000 को ना गिने, खाली 15,000 को ध्यान में लें तो फिर हमारी दोहरी गणना नहीं होगी। लेकिन हम 10,000 को भी ध्यान में लेंगे कि लोहे की कीमत 10,000 है और उसी लोहे से यंत्र बनाए 15,000 का, तो 15 और 10 कितना हो गया? 25,000 हो गया। ये दोहरी गणना हो जाएगी। तो इसलिए पहली पद्धति है कि हम सिर्फ अंतिम मूल्य या वस्तु की अंतिम जो वस्तु बनी उसकी मूल्य को ध्यान में लें, पहली पद्धति है। और दूसरी पद्धति है मूल्य वृद्धि की पद्धति। अब मूल्य वृद्धि की पद्धति में एक उदाहरण देखिए यहाँ दिया है कि जैसे उत्पादन, कोई भी वस्तु का कच्चा माल का उत्पादन है, प्रोसेस है, तो उत्पादन के चरण उसका प्रोसेस, जैसे रुई है, रुई में से धागा बना, धागा में से कपड़ा बना, तो इस तरह से 3 प्रोसेस हुए। तो इसके लिए हमने इसकी विक्रय से क्या आवक हुई और उसके बाद साधन का खर्च क्या हुआ और मूल्य वृद्धि क्या हुई। तो इस तरह से इसकी हम गणना करेंगे पहले। तो आप देख पाएंगे कि रुई जो है, ये यहाँ पर रुई का जो है मूल्य कितना बताया गया है? 100 रुपये। अब जब उसका धागा बन गया तो उसकी कीमत कितनी हो गई? 200 रुपये हो गई। और उसके बाद जब उसका कपड़ा बनाया गया तो उसकी कीमत कितनी हो गई? 280 हो गई। अब अगर हम इसको सबको जोड़ लेते हैं तो ये 580 हो जा रहा है। तो 580 रुपये इसकी कीमत निकल रही है। अब इसमें देखिए गणना कितनी बार हुई? रुई की गणना हमने किया, फिर धागे की गिना, फिर कपड़े की गिना, 3 बार गणना कर लिया। अब अगर हम साधन खर्च की बात करें तो रुई है, तो रुई में तो कोई प्रोसेस हुआ नहीं, सीधा सीधा रुई हमारे पास आ गई, तो उसमें कोई खर्च नहीं हुआ। तो इस तरह से रुई में मूल्य वृद्धि कितना माना जाएगा? 100 रुपये ही रहेगा, यानी उसकी मूल कीमत ही रहेगी। लेकिन जब धागा बना तो 200 हो गया, तो इसमें खर्च कितना बढ़ गया? 100 रुपया। पहले 100 था, बाद में 100 हो गया, तो कितना हो गया? 200 हो गया। इस तरह से मूल्य वृद्धि कितनी हुई? तो 200 में से 100 निकाल दिया, तो मूल्य वृद्धि कितनी हुई? 100 रुपये हुई। तो ये 100 रुपये खाली ध्यान में लेंगे।
फिर कपड़ा जब बना तब ये 280 हो गया। तो 280 हो गया तो यहाँ पर जो है इसके मूल्य में यानी साधन खर्च जो है 200 हुआ। तो इस तरह से इसमें अंतर देखेंगे तो कितना अंतर आया, 80 रुपया अंतर आया। तो यानी इस तरह से जो मूल्य वृद्धि है, यहाँ पर मूल्य वृद्धि 0 है क्योंकि भी कच्चा माल यही रुई से शुरू हुआ है। तो इसका जो है कच्चा माल के रूप में रुई 100 रुपया है तो इसका मूल्य वृद्धि 100 रुपया गिना जाएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ खर्च हुआ नहीं है। फिर यहाँ पर जो है खर्च जो हुआ उसमें तो खर्च को निकालेंगे तो 100 रुपया अंतर आया, मूल्य वृद्धि हुई। यहाँ पर अंतर निकालेंगे तो कितना अंतर आया, 80 रुपया आया। तो इस तरह से अगर हम कुल कीमत लेंगे तो 580 रुपया होता है और अगर हम मूल्य वृद्धि लेंगे तो कितना हो रहा है, 280 रुपया। तो हमारा राष्ट्रीय आवक का सही माप की गणना मूल्य वृद्धि की पद्धति से कितना आना चाहिए, 280 आना चाहिए, ना कि 580। तो इस तरह दो पद्धति है कि या तो अंतिम उसका जो मूल्य है उसको ध्यान में लिया जाए और या तो क्या किया जाए, मूल्य वृद्धि की पद्धति से उसकी गणना कर ली जाए। तो ये दो पद्धति से दोहरी गणना को टाला जा सकता है, दोहरी गणना को हटा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, परोक्ष कर और सब्सिडी। अब 8वां पॉइंट है परोक्ष कर और सब्सिडी। यहाँ पर बताना है कि वस्तु की बाजार कीमत में परोक्ष कर समाया होता है और राष्ट्रीय उत्पादन जानने के लिए परोक्ष कर घटाया जाता है। तो यदि सरकार द्वारा सब्सिडी दी गई हो तो उसे फिर क्या होता है, जोड़ा जाता है। तो यानी कि परोक्ष कर जब घटाते हैं तो फिर सब्सिडी क्या होना चाहिए, क्योंकि सरकार छूट दे रही है उसको जोड़ना चाहिए। इस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना में परोक्ष कर घटाना चाहिए और सब्सिडी को जोड़ना चाहिए सही राष्ट्रीय आवक जानने के लिए। फिर अगला पॉइंट है पुनः विक्रय। अब पुनः विक्रय क्या हुआ कि भूतकाल में कोई वस्तु है, उसका उत्पादन हुआ तो उसका जैसे उत्पादन हुआ उसका राष्ट्रीय आय में कीमत उसकी गिन ली गई है, यानी उसका समावेश राष्ट्रीय आय में कर लिया जाता है। अब अगर उस वस्तु को पुनः बेचा जाए तो पुनः बेचने पर क्या होगा कि उसका मूल्य फिर से गिना जाएगा, तो 2 बार मूल्य हो जाएगा उसका, तो राष्ट्रीय आय सही नहीं आएगा। इस वजह से पुनः विक्रय अगर है किसी वस्तु का तो उसको दूसरी बार ध्यान में नहीं लेना चाहिए। जैसे कोई कार है और कार बन के 7 लाख में तैयार हुई तो पहली बार जब उत्पादन हुआ 7 लाख रुपए उसको बेच दिया गया। अब वही कार सेकंड में कोई व्यक्ति 1 साल के बाद उसको जो है 4 लाख में बेचता है, तो दोनों मिलाएंगे तो 7 और 4 11 लाख बताएगा। तो जबकि उसकी गणना एक बार हो चुकी है 7 लाख रुपए, फिर भी उसको हमने दूसरी बार बेचने पर भी कीमत को ध्यान में ले रहे हैं। तो इस वजह से पुनः विक्रय जब किया जाए किसी वस्तु का तो पुनः विक्रय को कीमत में ध्यान में नहीं लेना चाहिए। तो इससे जो है राष्ट्रीय आवक सही प्राप्त होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। उसके बाद है घिसाई खर्च। घिसाई खर्च के बारे में जैसे हमने आगे देखा कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूंजी साधनों में होने वाले घिसाई को घटाकर राष्ट्रीय उत्पादन की गिनती करनी चाहिए। निर्घिसाई खर्च उसमें से घटा देना चाहिए, उसमें से ध्यान में नहीं लेना चाहिए। 11वां पॉइंट है निर्यात मूल्य। अब निर्यात मूल्य जो है, जैसे देश के अंदर से जो वस्तुएं निर्यात हुई हैं उनका जो मूल्य हुआ, जो आवक मिली है, उसको राष्ट्रीय आवक में जोड़ना चाहिए। तो निर्यात मूल्य को जोड़ना चाहिए। फिर है तस्करी है, गैर कानूनी वस्तु है, उसके मूल्य की गणना ध्यान में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि देखिए चोरी से जो वस्तु हुई है, चोरी जो गैर कानूनी है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको हम राष्ट्रीय उत्पादन में ही ध्यान में नहीं लेंगे। तो जब राष्ट्रीय उत्पादन में ध्यान नहीं लेना है तो उसको राष्ट्रीय आवक में गणना करने की आवश्यकता नहीं है। तो चोरी की वस्तु या स्मगलिंग की वस्तु, जिसके अंदर गैर कानूनी कोई वस्तु है, जैसे नशा ड्रग्स है, ऐसी वस्तुएं हैं, इन सबको राष्ट्रीय आवक में गिना नहीं जाता है, ध्यान में नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है उत्पादन की पद्धति से प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जो परिभाषा है उसके आधार पर ये जो है पद्धति परिभाषित की गई है और उसके अंदर आपने इसकी परिभाषा देखा और उसके बाद इस पद्धति के अनुसार आपने 12 पॉइंट इसमें देखे कुल मिलाकर के। तो ये 12 पॉइंट आप इसमें समझा सकते हैं जो इसके लिए महत्वपूर्ण बातें हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आपका ये उत्पादन की पद्धति, ये पहली पद्धति हुई। अब देखते हैं दूसरी पद्धति। दूसरी पद्धति है आय की पद्धति। अब आय की पद्धति जो है, तो आय की पद्धति के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आपको प्रोफेसर पिगू की परिभाषा को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि पिगू की परिभाषा के अनुसार वर्ष दौरान देश के नागरिक और सरकार के द्वारा जो आय प्राप्त होती है उसका योग राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि देश का नागरिक और सरकार जो आय प्राप्त करते हैं उसका योग करने से राष्ट्रीय आवक प्राप्त होती है। हमको पता है कि उत्पादन के साधन आवक प्राप्त करते हैं। उत्पादन में कौन कौन साधन में है, भूमि है, पूंजी है, श्रम और नियोजक है।
तो भूमि को क्या आवक मिलती है? भाड़ा मिलता है। पूंजी को आवक क्या मिलती है? ब्याज मिलता है। श्रम को क्या आवक मिलती है? वेतन मिलता है। और नियोजक को क्या मिलता है? मुनाफा मिलता है। इस तरह से इन सभी साधनों की कुल आवक को जोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय आवक प्राप्त हो जाती है। तो ये जो है आवक पद्धति या आय की पद्धति से राष्ट्रीय आय की गणना कही जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर। तो पहला मुद्दा आप देखिए इसके अंदर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी उसमें हम विदेशी आय को जोड़ देंगे। विदेशी आय यानी जो हमने निर्यात किया है, तो हमारे द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं से जो आवक मिली है उसको हम जोड़ देंगे, और हमने जो आयात किया है उसके लिए हमने भुगतान किया है, उस आयात को जो है जो हमने भुगतान किया उसको माइनस कर देते हैं। तो कुल राष्ट्रीय आय में विदेशी आय को जोड़ देंगे और विदेशी भुगतान को घटा देंगे, यानी कि यहाँ पर निर्यात और आयात ये दोनों ध्यान रखना है। अब महत्वपूर्ण बातों में पहला है कि साधनों की आय गिनना। अब साधनों में हमने देखा 4 साधन हैं। तो जैसे पहला है भाड़ा की आय। भूमि, मकान इत्यादि को भाड़ा मिलता है तो उसे आय के रूप में गिना जाता है। अपने मकान में रहते हैं तो भी उन्हें भाड़े की आय प्राप्त होती है, ऐसा मानना आरोपित भाड़ा गिना जाता है, जैसे हमने पहले आरोपित भाड़े के बारे में देखा। उसी तरह से जैसे पुस्तक हैं, इनमें कॉपीराइट्स है, उनको विशेष अधिकार मिले हुए हैं, और पेटेंट हैं, इनको विशेष अधिकार मिले हैं, तो उस अधिकार के कारण अगर कोई उपयोग करेगा तो उसमें भी आवक मिलेगी। तो ये सभी किस में आएगा? भाड़ा की आवक में गिना जाएगा। फिर आता है ब्याज की आय। ब्याज की आय में लोगों को वर्ष दौरान पूंजी पर जो ब्याज मिलता है उसकी गणना होती है, परंतु सरकार की तरफ से प्राप्त ब्याज को नहीं गिना जाता है। यानी कि पूंजी पर जो ब्याज मिलता उत्पादन के समय में उसको ध्यान में लेंगे, लेकिन सरकार के पास से प्राप्त ब्याज को ध्यान में नहीं लिया जाता है, क्योंकि सरकार कर द्वारा आय प्राप्त करती है और ब्याज के रूप में मुद्रा चुकाती है। यानी सरकार एक तरफ वसूल रही है और दूसरी तरफ ब्याज के रूप में चुका रही है, इसलिए उसको राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखें तो सिर्फ मुद्रा का आवागमन हुआ है, इसमें कोई उत्पादन जैसा कुछ हुआ नहीं है। तो इसलिए ब्याज में आपको ये ध्यान रखना है कि सरकार के ब्याज को या सरकार द्वारा चुकाए गए ब्याज को ध्यान में नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो पूंजी का लगाया गया उत्पादन कार्य में उसके द्वारा प्राप्त ब्याज को ध्यान में लिया जाता है आय के रूप में। अब आता है वेतन की आय। तो वेतन की आय किसको मिलेगी? श्रम को मिलेगी। तो वेतन की आय में श्रमिकों को वर्ष दरमियान उनके कार्य के बदले जो वेतन या जो मजदूरी उनको प्राप्त होती है उसे यहाँ पर गिना जाएगा वेतन की आय के रूप में। तो यहाँ पर आपको श्रमिकों को चुकाया गया वेतन या उनकी मजदूरी को ध्यान में लेना है। अब आता है मुनाफे की आय। तो मुनाफा किसको मिलता है? नियोजक को मिलता है या निवेशकर्ता को मिलता है, जो पैसा अपना विनियोग करता है। तो निवेशकर्ता और नियोजकों को जो मुनाफा मिलता है, जैसे शेयर में विनियोग किया है तो उसको डिविडेंड मिलेगा, लाभांश मिलेगा। तो इस तरह से निवेशकर्ता और नियोजकों को मुनाफा और लाभांश अथवा डिविडेंड रूपी जो आय प्राप्त होती है उसे राष्ट्रीय आय में गिना जाता है। कंपनियों का आरक्षित लाभ और उस पर से चुकाए गए करों का भी समावेश यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि वो भी लाभ का हिस्सा है। तो ये हुआ साधनों की आय गिनना। तो साधनों की आय में आपको कितने बताने हैं? भाड़ा की आय, ब्याज की आय, वेतन की आय और मुनाफे की आय। अगला मुद्दा आता है दूसरा, गणना में न ली जाने वाली आय। अब इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको हम गिनती में नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय जब मापी जाती है तो उस पद्धति में जो है, जैसे बख्शिश जिसको हम इनाम कहते हैं, इनाम हुआ, भेंट हुआ, या लूट करने से जो आवक प्राप्त की गई है, चोरी करने से आवक प्राप्त की गई है, अथवा देश के अंदर बेरोजगार लोगों को सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है, तो सरकार कर वसूल करके ये काम करती है। तो ये आवागमन खर्च है, इसको भी ध्यान में ले लेंगे। इसके अलावा वृद्धा अवस्था में दी जाने वाली पेंशन, सरकारी सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है, उसको भी ध्यान में ले लेंगे। और लॉटरी जो आकस्मिक आय है, लॉटरी की आय, तो इन सबको राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता है। फिर से देखिए कि गणना में, राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन सी बातों को नहीं लेंगे ध्यान में। तो इस पद्धति में बख्शीश, इनाम, भेंट, लूट की आय, चोरी की आय, और सरकार के द्वारा चुकाया गया बेकारी भत्ता से बेकार लोगों को मिली, यानी बेरोजगार लोगों को मिली आय, वृद्धावस्था में सरकार के द्वारा चुकाई गई सहायता से वृद्धावस्था के लोगों को प्राप्त आय, लॉटरी की आय, इन सबको राष्ट्रीय आय में आपको ध्यान में नहीं लेना है। फिर तीसरा पॉइंट है सरकारी सब्सिडी। सरकारी सब्सिडी के अंदर आप बताएंगे कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को घटा दिया जाता है, क्योंकि सरकार जो सब्सिडी देती है वह छूट के रूप में होती है, तो उसको राष्ट्रीय आय में से उसको घटा दिया जाता है।
फिर उसके बाद है चौथा पॉइंट है विदेशों की शुद्ध आय। तो विदेशों की शुद्ध आय का मतलब ये हुआ कि विदेश में निर्यात द्वारा प्राप्त आय और विदेश से आयात द्वारा चुकाया गया भुगतान, दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर जो होता है वो शुद्ध आय कहा जाता है। तो विदेश की शुद्ध आय को राष्ट्रीय आय में ध्यान में लिया जाता है या जोड़ा जाता है। उसके बाद आता है उपयोगी माल के सौदे। तो उपयोगी माल के सौदे में अगर कोई प्राप्त कमीशन है या कोई दलाली हुई है, प्राप्त हुई है, तो अगर आवक है तो उसको आवक रूप में गिना जाना चाहिए। फिर इसके बाद है कि जिस अर्थतंत्र में वस्तु और सेवा का उत्पादन का प्रवाह जारी हो और जिससे अर्थतंत्र में वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य की वृद्धि हो रही हो, तो ऐसी आय को गिना जाना चाहिए। यानी कि राष्ट्रीय आय अर्थतंत्र के अंदर सेवा के उत्पादन, वस्तु के उत्पादन का प्रवाह जारी हो और उससे अर्थतंत्र को या अर्थतंत्र में वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य में वृद्धि हो रही हो, तो उसको राष्ट्रीय आय में गिना जाना चाहिए। फिर आता है सेकेंड हैंड वस्तुएं, जैसे पुनः बिक्री की बात हमने आगे किया है। तो सेकेंड हैंड वस्तुएं जो होती हैं इनका आय में समावेश नहीं होना चाहिए। जैसे कि मोबाइल है, तो मोबाइल का नया मॉडल के बदले में आने वाला पुराना मॉडल का विक्रय में से जो आवक प्राप्त होती है उसे राष्ट्रीय आवक में नहीं गिना जाता है। तो सेकेंड हैंड वस्तुओं का विक्रय यहाँ पर ध्यान में नहीं लेते हैं। और इसके बाद अपना अंतिम पॉइंट है वो है खर्च की पद्धति। ये आपने देखा आय की पद्धति में प्रोफेसर पीकू के अनुसार परिभाषा बताई गई। यहाँ पर आवक को ध्यान में लिया गया, भाड़ा, ब्याज, वेतन, मुनाफा, और इसके अंदर विदेशी आय को जोड़ा गया और विदेशी भुगतान को घटा दिया गया। और इसमें पहले महत्वपूर्ण बात में देखा आपने कि साधनों की आय, उसमें भाड़ा की आय, ब्याज की आय, वेतन की आय और मुनाफे की आय। फिर आपने देखा कि कौन सी चीज़ों को गणना में नहीं लेना चाहिए या किनको ध्यान में नहीं लेना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को आपने देखा, उसके अंदर बख्शिश है, इनाम है, भेंट है, लूट की आय है, चोरी की आय है, बेकारी भत्ता है, वृद्धावस्था का पेंशन या सहायता है, लॉटरी की आय है, इनको ध्यान में नहीं लेना है। उसके बाद आपने देखा सरकारी सब्सिडी घटा देना चाहिए। विदेशों की जो है शुद्ध आय जो मिली है उसको इसमें जोड़ देना चाहिए। उपयोगी माल के सौदे में कमीशन हो, दलाली हो, उसको आवक रूप में गिनना चाहिए। और मौद्रिक मूल्य में अगर वृद्धि हो रही हो, क्योंकि देश के अंदर वस्तु और सेवा का उत्पादन का प्रवाह जारी है और उससे वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य में वृद्धि हो रही हो, तो उसको आवक रूप में गिनना चाहिए। और सेकंड हैंड वस्तुएं अगर हैं, उनको पुनः बेचा जा रहा है, तो उनको आवक के रूप में नहीं ध्यान में लिया जाएगा। अब आता है खर्च की पद्धति। अब खर्च की पद्धति की जब हम बात करेंगे तो ये खर्च की पद्धति प्रोफेसर फिशर के अनुसार परिभाषित हुआ है। तो उनके अनुसार हम परिभाषा यहाँ पर देंगे। तो वर्ष दौरान व्यक्तियों, परिवारों, इकाइयों और सरकार चीज, वस्तु और सेवाओं पर जो मुद्रा खर्च करती है उनका योग राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इस तरह से अगर हम कहें तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होगा कि राष्ट्रीय आय जो है यह आय बराबर खर्च की धारणा से प्रेरित है। अब इसको समझिए, आय बराबर खर्च क्या है। तो आय बराबर खर्च इस तरह है, जैसे हमें मोबाइल लेना है और हम दुकान पर मोबाइल लेने गए, तो मोबाइल की कीमत हुई वहाँ पर 10,000 रुपये। तो हमने 10,000 रुपये दिया, तो हमारा खर्च कितना हुआ? 10,000। और जिसने हमको मोबाइल दिया उसको हमने 10,000 दिया, तो उसको आवक कितनी हुई? 10,000 हुई। यानी कि जितना खर्च होगा उतनी ही आवक होगी। एक पक्ष को खर्च होगा, दूसरे पक्ष को जो है आवक होगा। तो इस तरह इसको बोलते हैं आय बराबर खर्च की धारणा बोलते हैं। तो आय बराबर खर्च की धारणा से ये प्रेरित है इनकी व्याख्या। और इसमें ये भी कर सकते हो कि वर्ष का कुल खर्च बराबर जीडीपी, जितना उत्पादन होगा उतना खर्च होगा, ऐसा भी आप मान सकते हो। तो इस तरह से ये खर्च की पद्धति हो गई। अब इसकी व्याख्या देखते हैं जरा, कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो पहला है कि मौद्रिक खर्च के 4 घटक इसमें होते हैं। अब मौद्रिक खर्च के 4 घटक में पहला है उपयोग खर्च। ध्यान से सुनिए कि उपयोग खर्च में क्या है कि नागरिक, परिवार या धंधा की पीढ़ी द्वारा उपयोग वस्तुओं के पीछे जो खर्च किया जाता है उसे गणना में लिया जाता है। जैसे कोई भी परिवार है, कोई भी नागरिक है, कोई भी धंधा की पीढ़ी है, टीवी, स्कूटर, कार जैसी टिकाऊ वस्तुएं, और दूसरा अनाज, फल, सब्जी जैसी नाशवान वस्तुएं, और तीसरा शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, दूरसंचार जैसी सेवाओं के पीछे जो खर्च होता है उनका समावेश किया जाता है। तो उपयोग में कितनी वस्तुएं आ गई? एक तो टिकाऊ वस्तुएं कौन सी? टीवी, कार, स्कूटर, बाइक, ये सब आ गए।
और उसी के अंदर नाशवान वस्तुएं हैं, अनाज है, फल है, सब्जी है, और उसी में सेवा है, शिक्षा है, चिकित्सा है, परिवहन है, दूर संचार है। तो इन सब को इन सब के पीछे जो भी खर्च किया जाता है वो सब उपयोग खर्च के अंतर्गत आता है। और दूसरा घटक है पूंजी निवेश। पूंजी निवेश खर्च यानी क्या हुआ कि देश के नागरिक या देश का परिवार, धंधा की पीढ़ी जो पूंजी निवेश में खर्च करते हैं उसकी गणना यहाँ पर ध्यान में ली जाती है। जैसे कारखाने की बिल्डिंग, कारखाने का प्लांट, यंत्र सामग्री, व्यवसाय के लिए आवश्यक वस्तुओं, साधनों पर किए गए खर्च, इन सबको पूंजी निवेश खर्च के रूप में जाना जाता है। तीसरा घटक है सरकारी खर्च। अब सरकारी खर्च में केंद्र सरकार हुआ, चाहे राज्य सरकार हुआ, और चाहे तो स्थानीय सरकार हुआ, तो इन सब का उपभोग खर्च जो होता है वो पूंजी निवेश खर्च, प्रशासनिक खर्च, इनका समावेश किया जाता है सरकारी खर्च में। उसके बाद है डी यानी कौन सा, चौथा घटक। चौथा घटक है शुद्ध निर्यात खर्च। शुद्ध निर्यात खर्च क्या है? देश के नागरिकों का विदेशी वस्तुओं के आयात के पीछे किया गया खर्च, जो हम लोग आयात करते हैं उसका खर्च, ये देश के लिए खर्च है। और अपनी वस्तु जो हम निर्यात करते हैं विदेश के नागरिकों को, तो उससे हमको क्या मिलती है? आवक प्राप्त होती है। तो इसलिए इन दोनों के बीच का अंतर शुद्ध निर्यात माना जाता है, जिसका समावेश राष्ट्रीय आय में किया जाता है। तो आप इसको इस तरह बता सकते हैं कि कुल राष्ट्रीय आय बराबर पूंजी निवेश खर्च प्लस सरकारी खर्च और प्लस शुद्ध निर्यात खर्च। इनको जब हम जोड़ेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि उपभोग खर्च, पूंजी निवेश खर्च, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात खर्च, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? राष्ट्रीय आवक मिल जाएगा। तो ये चार घटक आपको इसमें ध्यान रखने हैं। उसके बाद आता है इसमें कि दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय आय में न गिने जाने वाले खर्च। अब राष्ट्रीय आय में न गिने जाने वाले कौन से खर्च हैं? तो खर्च की दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना में कुछ खर्चों को नहीं गिना जाता है। जैसे हम आगे देख चुके हैं, सेकंड हैंड वस्तुओं की खरीदी पर किया गया खर्च। कोई वस्तु आप सेकंड हैंड खरीद रहे हैं तो उसका किया गया खर्च को ध्यान में नहीं लिया जाएगा। आवागमन खर्च। आवागमन खर्च यानी सरकार कर के रूप में वसूल करके और सुविधा के रूप में लोगों को प्रदान करती है, तो आवागमन खर्च होता है, या बदला का भुगतान कहा जाता है। तो जैसे उसके अंदर पेंशन है, बेकारी भत्ता है, विधवाओं को दी जाने वाली सहायता है, इनका समावेश होता है। तो इनको भी राष्ट्रीय आय में गिना नहीं जाता है। उसी तरह से पुराने शेयर, अब शेयर एक बार बिक चुका है और फिर से दूसरी बार वो बिक रहा है, तो उसके लिए जो खरीदी का खर्च किया जाएगा उसको भी ध्यान में नहीं लिया जाएगा। अंतरिम उपभोग की वस्तुओं के लिए किया गया खर्च आय नहीं गिना जाता। अंतरिम उपयोग यानी जिनका अभी कुछ प्रोसेस होना बाकी है, बीच में ही उनका उपयोग हो रहा है, तो उनको भी राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता ऐसे खर्च को। तो कुछ खर्च वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हुए बिना ही हो जाता है, वो सब अंतरिम उपभोग के रूप में है, तो उसमें सिर्फ मुद्रा का आवागमन होता है। सब्सिडी जैसे खर्च को राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता है। सरकार सब्सिडी जो देती है वो भी कर वसूल करके और लोगों को एक तरह से बदले का भुगतान करती है, तो उसको भी जो है राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं लिया जाता है। और अंतिम पॉइंट है राष्ट्रीय आय गणना में कठिनाइयाँ। अब राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ क्या क्या हैं? तो राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयों में आप बता सकते हैं कि व्यक्तियों के खर्च का आधारभूत आंकड़ा नहीं मिल पाता है, यानी जो व्यक्ति खर्च कर रहा है उसका सही आंकड़ा ही नहीं मिलता है, जिससे इस पद्धति द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने में मुश्किल पैदा होती है। उदाहरण ऐसा बताया गया है कि कोई एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति उद्योगपति है और उसने अपने अंडर में एक व्यक्ति ए नाम के व्यक्ति को उसने अपना अकाउंटेंट बनाया है। तो मान लो कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है पी, और वह पी व्यक्ति जो है अपने अंडर में किसी ए व्यक्ति को, उसका अकाउंटेंट है ए व्यक्ति, और वह अपने अकाउंटेंट को 50,000 रुपये वेतन देता है, चुकाता है। यानी पी जो है ये 50,000 ए को चुकाता है जो उसका अकाउंटेंट है। और उसके बाद जो है इसका अकाउंटेंट जो है उसके घर पर जो है कोई नौकरी करता है या उसको काम पे रखा हुआ है, कोई सी व्यक्ति है। तो ये जो ए है उस सी व्यक्ति को जो है 5,000 चुकाता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पी व्यक्ति है, उसके यहाँ पर ये नौकरी करता है ए, और वो उसको कितना चुकाता है? 50,000। और उसके बाद सी व्यक्ति ए के यहाँ नौकरी करता है और उसको ये चुकाता है 5,000 रुपया चुकाता है। तो अब यहाँ समस्या हो गई, यहाँ पर पी द्वारा किया गया खर्च कितना गिने? 50,000 गिने या 55,000 गिने? 50,000 इसने खर्च किया, 5,000 तो 50 और 5 55 हो गया।
तो इस तरह से ऐसे में खर्च की भी दोहरी गणना हो रही है। तो खर्च की दोहरी गणना होने की वजह से यहाँ भी एक समस्या खड़ी होती है कि राष्ट्रीय आय की जो सही आंकड़ा न मिलने की वजह से राष्ट्रीय आय की गणना में मुश्किल हो जाती है या उसमें कठिनाई उत्पन्न होती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उपरोक्त जो पद्धतियाँ बताई गई हैं, तो उनमें से देश किसी भी पद्धति से माप लगा सकता है या उसका आवक गिन सकता है। और अगर प्राप्त जानकारी में आंकड़े सही हैं तो किसी भी पद्धति से राष्ट्रीय आय गिनी जाए तो राष्ट्रीय आय उसकी हमेशा समान होगी या एक जैसी आएगी। तो इस तरह से आप कहें तो उत्पादन पद्धति में राष्ट्रीय आय की गणना करके खर्च पद्धति द्वारा उसकी सच्चाई को भी जांच सकते हैं, क्योंकि दोनों समान आने वाली है। तो अगर उत्पादन से जितनी राष्ट्रीय आय उतनी आय खर्च से भी आएगी। तो अब भारत की बात करें तो भारत जैसे विकासशील देश के अंदर उत्पादन की पद्धति अपनाई जाती है राष्ट्रीय आय गिनने के लिए, जबकि अमेरिका और रसिया जैसे देशों में आय की पद्धति एवं खर्च की पद्धति वहाँ के लिए अनुकूल है। तो इस तरह से हमने राष्ट्रीय आय की अलग अलग पद्धतियों के बारे में विस्तृत चर्चा देखा। तो विद्यार्थी मित्रों, ये तीनों पद्धतियाँ आप अच्छी तरह से सुनेंगे समझेंगे तो आपको ख्याल में आएगा। और अगले टॉपिक में हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में। नमस्कार।